नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलोअप आपको हम देंगे। इसके साथ ही हमारे जो संवाददाता हैं वो आपको बताएंगे कि किस तरह से, कहां पर क्या घटा और किस तरीके से ये जो खबर है वो आपके काम की है। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 राज्यों के 111 ट्रेनिंग सेंटर से प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने यह कहा कि आने वाली कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और हम सबको मिलकर इस कोरोना को पूरी तरह से हराना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 26 राज्यों के 111 ट्रेनिंग सेंटरों से कोविड-19 हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए विशेष रूप से तैयार प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस प्रोग्राम के तहत देश भर के 1 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स को कौशल से लैस किया जाएगा और नई चीजें सिखाई जाएंगी। बुधवार को प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज फ्रंटलाइन वर्कर्स को बड़ी सौगात दी गई है। कोरोना वॉरियर्स को पीएम मोदी ने यह सौगात दी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि थर्ड वेव के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है और 1 लाख योद्धाओं को इसके लिए तैयार किया गया है। युवाओं को इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी। कोरोना वॉरियर्स के लिए ये एक बड़ी सौगात पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से दी गई, क्योंकि लगातार अब यह कहा जा रहा है कि देश में तीसरी लहर कभी भी दस्तक दे सकती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस बात को स्वीकार भी किया कि तीसरी लहर, संभावित तीसरी लहर का जिक्र बार बार किया जा रहा है और इसीलिए अभी हमें बहुत ज्यादा लापरवाही बरतने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी हमें लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि तीसरी लहर अगर आती भी है तो उस पर काबू हम तभी पा सकते हैं जब हमारी तैयारी पुख्ता होगी। इसीलिए लोगों से बार बार अपील कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि आप कोताही ना बरतें। जो मूल मंत्र कोरोना से बचाव का बताया गया है उस पर आप लगातार अमल करते रहें, ताकि देश में थर्ड वेव को आने से रोका जा सके। कोरोना वायरस की दूसरी लहर अभी पूरी तरह शांत नहीं हुई है कि इसी बीच तीसरी लहर को लेकर संभावनाएं जताई जा रही हैं। तीसरी लहर को लेकर सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो इसी बीच एम्स और WHO ने एक सर्वे भी किया है। सर्वे में कहा गया है कि तीसरी लहर बच्चों पर कम प्रभावी हो सकती है। तो वहीं तीसरी लहर को लेकर महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स ने एक चेतावनी भी दी है। महाराष्ट्र टास्क फोर्स ने कहा है कि तीसरी लहर 2 से 4 हफ्तों में आ सकती है। देश में अभी कोरोना की तीसरी लहर पर पूरी तरह से, दूसरी जो लहर है उस पर पूरी तरह से काबू नहीं पा जा सका है। तो वहीं तीसरी लहर, जिसको संभावित लहर कहा जा रहा है, उसको लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं, जिसे लेकर सरकार ने तैयारी भी शुरू कर दी है। तीसरी लहर का बच्चों पर कितना प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों के अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। और इसी कड़ी में अब WHO और एम्स ने एक सर्वे किया है, जिसके जरिए कहा जा रहा है कि तीसरी लहर बच्चों पर कम प्रभावी हो सकती है। इस बीच महाराष्ट्र टास्क फोर्स ने चेतावनी भी दी है कि महाराष्ट्र टास्क फोर्स ने कहा है कि 2 से 4 हफ्ते में कोरोना की तीसरी लहर भी देश के अंदर या महाराष्ट्र में आ सकती है। तो कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही हैं। जिस तरीके से हमने इससे पहले आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि इसके लिए हमें पहले से ही पुख्ता तैयारी करनी होगी और अब WHO भी इसको लेकर आगाह कर रहा है। लेकिन इसके साथ ही महाराष्ट्र टास्क फोर्स की ओर से जो चेतावनी दी गई है उस चेतावनी पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि उसमें कहा गया है कि 2 से 4 हफ्तों में तीसरी लहर देश के अंदर या फिर महाराष्ट्र में दस्तक दे सकती है। और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार बार बार यह दावा कर रही है कि तीसरी संभावित लहर से बचने के लिए किस तरह से तैयारी की जाए, उसके लिए सरकार लगातार उस पर नजर बनाए हुए है और उसकी तैयारियां भी युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। ट्विटर और केंद्र सरकार का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच गाजियाबाद पुलिस ने
बुजुर्ग के साथ हुई मारपीट मामले में ट्विटर के एमडी को नोटिस भेजा है और 1 हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा है। दरअसल गाजियाबाद पुलिस का कहना है कि जब वीडियो की जानकारी ट्विटर को समय पर दे दी गई थी तो ट्विटर ने वीडियो को फैलने से क्यों नहीं रोका। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी को एक नोटिस भेजा है। ये नोटिस बुजुर्ग के साथ हुई मारपीट मामले को लेकर भेजा गया है। दरअसल पुलिस का कहना है कि एक बुजुर्ग के पिटाई मामले में कुछ लोगों ने ट्विटर का इस्तेमाल समाज में नफरत फैलाने के लिए किया। इसके बावजूद ट्विटर ने इन पर कोई एक्शन नहीं लिया है। नोटिस सीआरपीसी की धारा 160 के तहत भेजा गया और ट्विटर इंडिया के एमडी से कहा गया कि उन्हें 1 हफ्ते के अंदर लोनी बॉर्डर थाने में आकर अपना बयान दर्ज करवाना होगा। तो ट्विटर इंडिया और भारत सरकार के बीच में लगातार तनातनी देखने को मिल रही है और अब आपको बता दें कि ट्विटर इंडिया के एमडी को यह नोटिस भेजा गया है, जिसमें गाजियाबाद मामले में यह नोटिस उनको भेजा गया है। उनसे पूछताछ की जाएगी। 1 हफ्ते में उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है, क्योंकि सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि फेक न्यूज को लेकर गाजियाबाद पुलिस भी यह बात कह रही है कि फेक न्यूज को लेकर किसी तरह की कोई कार्रवाई ट्विटर इंडिया की ओर से नहीं की गई और इसे लेकर सरकार को आपत्ति है। यही वजह है कि पुलिस भी चाहती है कि इस पूरे मामले में जिन लोगों ने भी फेक न्यूज को फैलाया, फेक न्यूज को आगे बढ़ाया, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और यही वजह है कि अब ट्विटर इंडिया के एमडी को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा गया है, उनसे पूछा गया है 1 हफ्ते में उनको अपना जवाब देना होगा कि आखिर क्यों इस तरीके से ये गतिविधियां चलती रहीं और ट्विटर ने इस पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया, क्यों ये नफरत फैलाई जा रही थी। दिल्ली दंगा मामले में 3 आरोपियों की जमानत के खिलाफ आज दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुलिस की अपील पर 3 कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 छात्र कार्यकर्ताओं को जमानत देने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के फैसलों को मिसाल के तौर पर दूसरे मामलों में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दिल्ली दंगा मामले में 3 आरोपियों की जमानत के खिलाफ आज दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुलिस की अपील पर 3 छात्र कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 छात्र कार्यकर्ताओं को जमानत देने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के फैसलों को मिसाल के तौर पर दूसरे मामलों में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वो उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगों के मामलों में हाईकोर्ट की ओर से 3 छात्र कार्यकर्ताओं को जमानत पर रिहा करने पर इस समय दखल नहीं देगा। तो 3 छात्रों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का यह नोटिस, उनसे जवाब तलब किया गया है। हालांकि हाईकोर्ट की ओर से जो उनको जमानत दी गई है उस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से। लेकिन यह मामला अब राजनीतिक तूल भी पकड़ता जा रहा है। दिल्ली दंगे मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जिसमें 3 छात्रों को जिनके ऊपर ये चार्ज लगे उनको हाईकोर्ट की ओर से जमानत दी गई। लेकिन दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर याचिका दाखिल की और कहा कि जो हाईकोर्ट की ओर से जमानत दी गई है इन तीनों को, ये ठीक नहीं है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम उस फैसले में जो हाईकोर्ट की ओर से जो फैसला लिया गया है, जो फैसला दिया गया है, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, इन तीनों छात्रों को नोटिस जारी किया जाता है और इनसे पूछताछ जरूर होनी चाहिए। अब वो उनको सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना होगा। एलजेपी में वर्चस्व की लड़ाई लगातार जारी है। चाचा और भतीजे के बीच में टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं चिराग पासवान ने आज चुनाव आयोग से मुलाकात की और कहा कि उनको 5 साल के लिए पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन हाल ही में पशुपति नाथ पारस को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है और सभी ने सर्वसहमति से राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको चुना था। लेकिन चिराग पासवान ने दावा किया है कि अब भी वो पार्टी के अध्यक्ष हैं। फिलहाल अभी चुनाव आयोग का फैसला आना बाकी है। जनशक्ति पार्टी में पद और प्रतिष्ठा को लेकर चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के बीच खींचतान का दौर लगातार चल रहा है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सांसद पशुपति को निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने पर भतीजे ने
चुनाव आयोग की चिट्ठी लिखकर अपनी बात रखी है। चिराग पासवान ने चुनाव आयोग को कहा है कि कुछ लोगों के निर्णय और बैठकों को ना माने तो चाचा भतीजे के बीच का यह टकराव बदस्तूर जारी है और अब भतीजे की जगह चाचा लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष बन गए। हालांकि इससे पहले आपको याद होगा कि एलजेपी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी वो बन गए, लेकिन दोनों पदों का एक साथ एक व्यक्ति के पास होना, क्योंकि ये दोनों पद पहले चिराग पासवान के पास थे और इसका उन्होंने विरोध किया था, लेकिन अब पशुपति पारस इन दोनों पदों पर बैठ गए। यानी कि एक व्यक्ति एक पद की जो बात वो लगातार पहले कर रहे थे, जिसका समर्थन वो कर रहे थे, अब उसी को खारिज करते हुए दो पदों पर वो खुद बैठ गए। यानी कि चाचा भतीजे की ये जो लड़ाई है अब कहां जाकर थमेगी, ये यहां पर देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। लेकिन अब ये पूरा का जो पूरा मामला है वो चुनाव आयोग तक जा पहुंचा है और चिराग पासवान का कहना है, इसी को बाकायदा उनको चिट्ठी लिखी है उन्होंने और उसमें कहा गया है कि जो भी एलजेपी के अंदर चल रहा है या जिस तरीके से भी ये नियुक्ति हुई है, इसको जायज ना माना जाए, इसको सही ना ठहराया जाए। ये गलत तरीके से नियुक्ति यहां पर हुई है और चिराग पासवान अभी भी पार्टी के अध्यक्ष हैं। यानी कि चिराग पासवान का यह दावा है कि मैं ही अभी पार्टी का अध्यक्ष हूं। नंदीग्राम विधानसभा चुनावों के परिणामों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट से जांच करवाने की मांग की है। हालांकि हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 24 जून तक टाल दी है। टीएमसी का आरोप है कि चुनाव परिणामों में गड़बड़ी की गई है। दरअसल नंदीग्राम विधानसभा चुनाव से शुभेंदु अधिकारी ने करीब 2000 वोट से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराया था। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट से बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी को जीत के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कोलकाता हाईकोर्ट में टल गई। सीएम ममता बनर्जी की ओर से नंदीग्राम सीट पर धांधली करने के आरोप में दायर याचिका पर अब 24 जून को सुनवाई होगी। दरअसल ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि नंदीग्राम सीट के चुनाव में धांधली हुई है। उन्होंने ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ होने का आरोप भी लगाया और इसे लेकर कहा कि दोबारा मतगणना होनी चाहिए। तो नंदीग्राम का संग्राम अब हाईकोर्ट पहुंचा है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मात दी है इस सीट से, इस हार को ममता बनर्जी किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं चुनावों में धांधली हुई है और इसकी वजह से ही शुभेंदु अधिकारी को यहां पर जीत हासिल हुई। अन्यथा शुभेंदु अधिकारी उन्हें कभी भी चुनावी मैदान में नहीं हरा सकते हैं। ये दावा लगातार ममता बनर्जी के समर्थक और ममता बनर्जी करती रही, लेकिन जब रिजल्ट हम सबके सामने आया तो हमने देखा किस तरीके से करीब 2000 वोटों से शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को मात दे दी। ममता बनर्जी ने अपनी हार के बाद ही कहा था कि वो इस पूरे मसले को लेकर अदालत का रुख करेंगी, अदालत जाएंगी और कुछ ऐसा ही देखने को मिला। अब हाईकोर्ट पे ये मामला जा पहुंचा है और ममता बनर्जी ने अपनी याचिका में कहा है कि इन चुनावों में पूरी तरह से धांधली हुई है, ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है और यही वजह है कि शुभेंदु अधिकारी ने यहां जीत हासिल की है। इस मामले में दोबारा से इस मामले को देखा जाए। इसके साथ ही यहां तक मांग की गई ममता बनर्जी और टीएमसी की ओर से कि इस सीट की मतगणना दोबारा से होनी चाहिए। हालांकि आज इस पूरे मसले को लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन आज की सुनवाई टल गई और अब कहा यह जा रहा है कि 24 जून को एक बार फिर से इस मामले में सुनवाई होगी। पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिला है। आपको बता दें, सरकारी तेल कंपनियों ने एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। वहीं राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 27 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है और वहीं डीजल 28 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। डीजल के दामों ने आसमान छू लिया है। आपको बता दें कि सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी कर दी। दिल्ली में शुक्रवार को पेट्रोल 27 पैसे प्रति लीटर महंगा होकर 96 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर हो गया, तो वहीं डीजल 28 पैसे प्रति लीटर की छलांग लगाकर 87 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। एक दिन की राहत के बाद एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिला। आम जनता की जेब लगातार ढीली हो रही है। हालांकि सरकार की ओर से बार बार यह कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय
बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा होने की वजह से ये कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर राज्य सरकारें अपने यहाँ वैट की दरों को कम कर दें तो क्या पेट्रोल डीजल के दामों में कमी नहीं हो जाएगी? जरूर होगी, लेकिन कोई भी राज्य सरकार इस पर न तो विचार कर रही है और न इस बारे में कुछ भी कहा जा रहा है। केंद्र सरकार भी, जब भी उससे कहा जाता है तो केंद्र सरकार के नुमाइंदे ये कहते हैं कि जहां कांग्रेस की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि भाई पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इनको कम करना चाहिए, तो जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं, पहले कांग्रेस शासित राज्यों को अपने यहां वैट की दरों को कम कर कर आम आदमी को राहत देनी चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए इस पूरे मसले को लेकर राजनीति खूब हो रही है, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच अगर कोई पिस रहा है तो वो आम आदमी है जो रोजाना किसी न किसी काम से अपने घर से बाहर निकल रहा है। अगर वो स्कूटर चला रहा है तो उसको अपने पेट्रोल उसमें डलवाना होगा, कार चला रहा है तो हो सकता है उसमें भी पेट्रोल डलवाना हो, डीजल भी डलवाना पड़ सकता है। लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम इन दिनों लगातार बढ़ रहे हैं और आम आदमी की पहुंच से ये दोनों ही दाम जो हैं तेल के दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में सरकारों को इस पर विचार करना होगा और आम आदमी को जल्दी से जल्दी राहत देनी होगी। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि जब भी कहीं चुनाव आता है, जैसे हमने देखा भी कि पश्चिम बंगाल में जब चुनाव आया तो आपने देखा होगा कि करीब 1 महीने तक तेल के दामों में किसी तरह का कोई इजाफा नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वहां पर चुनाव खत्म हुए, नतीजे हम सबके सामने आए, एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम अचानक से बढ़ते चले गए और आज भी बदस्तूर ये जारी है, जो लोगों के लिए बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। जहां एक तरफ महंगाई के मार से जनता परेशान है तो वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल के दाम में आसमान छू रहे हैं। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार उछाल से जरूरी सामान के दाम में भी उछाल देखने को मिल रहा है। अगर बात करें सब्जी मंडी की तो सब्जी मंडियों में भी सब्जी के दाम में काफी उछाल देखने को मिल रहा है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक सामान की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक सामान में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। महंगाई लगातार आम आदमी की कमर को तोड़ रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल हो रहा है, आम लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि देश में पेट्रोल और डीजल के दाम 100 के आंकड़े को पार कर चुके हैं। कई जगह ऐसी हैं जहां पर 100 को पार ये कर चुका है। और आलम यह है कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण हर जरूरी सामान महंगा हो चुका है। मंडियों में सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की कीमतों में भी उछाल देखने को मिल रहा है। शिमला जिला के कोटखाई इलाके में हुए बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म और हत्या मामले में कोर्ट ने दोषी अनिल उर्फ नीलू चिरानी को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। शुक्रवार को सेशन कोर्ट की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। सीबीआई द्वारा पेश किए गए चालान को आधार मानते हुए कोर्ट ने दोषी नीलू को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दुष्कर्म मामले में उम्र कैद, टिल फॉर नेचुरल डेथ और हत्या मामले में उम्र कैद और 10,000 रुपए का जुर्माना की सजा सुना दी है। इस पूरे मामले में दोषी खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए एक ही गवाह पेश कर पाया। बता दें कि जिला शिमला के कोटखाई की एक छात्रा 4 जुलाई 2017 को लापता हो गई थी। 6 जुलाई को कोटखाई के तांदी जंगल में ही पीड़िता का शव मिला था। जांच में पाया गया कि छात्रा की दुष्कर्म के बाद बर्बरता से हत्या कर दी गई थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर आए हुए हैं। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। पहली मुलाकात हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से हुई। इस मुलाकात के दौरान हरियाणा से जुड़े हुए पानी के मसलों पर चर्चा की गई। तो दूसरी मुलाकात हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से नए इंडस्ट्री नियमों को लेकर चर्चा की गई। हरियाणा की कुछ इंडस्ट्री एनसीआर के नए नियमों की वजह से नहीं चल पा रही है। इसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के सामने बात रखते हुए कहा कि कुछ नियमों में फिलहाल के लिए छूट दी जानी चाहिए। इसके साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत से मुलाकात करके सरस्वती प्रोजेक्ट को लेकर भी चर्चा की और
500 करोड़ की फंडिंग केंद्र सरकार से देने के लिए आह्वान भी किया। वहीं एसवाईएल के मसले पर भी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बयान देते हुए कहा कि केंद्र सरकार अब पंजाब को जल्द ही पत्र लिखकर बैठक के लिए कहता हुआ नजर आएगा। वहीं इसके साथ में पानी को लेकर जो है लगातार विवाद देखने को मिल रहा है। दिल्ली सरकार हरियाणा सरकार पर लगातार पानी न देने का आरोप लगा रही है, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली को उसके शेयर से ज्यादा पानी फिलहाल हरियाणा सरकार देती हुई नजर आ रही है। वहीं खोरी गांव मामले को लेकर भी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसलिए गांव को खाली करवाया जाएगा, लेकिन सरकार फिलहाल पुनर्वास पर भी सोच विचार करती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो लोग अवैध रूप से वहां रह रहे थे और जिन लोगों ने अवैध रूप से जमीनें बेची, उसको लेकर भी कार्रवाई आने वाले समय में की जा सकती है। गौरतलब है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर आए हुए हैं। कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे और इस दौरान हरियाणा के विकास संबंधित कार्यों को लेकर चर्चा की जाएगी। फरीदाबाद में इस वक्त मैं खोरी गांव में यहाँ खड़ी हूँ और देखिए पहाड़ों को काटकर कैसे भूमाफियाओं ने पहाड़ों पर पहाड़ बेच दिए, जमीन बेच दी और लोगों ने पहाड़ों पर घर बनाए हुए हैं। इस पहाड़ के बीच में किस परिस्थिति में लोग रह रहे होंगे, यह तो एक सवाल है ही, लेकिन एक बड़ा सवाल जो है वो गुप्तचर विभाग पर भी खड़ा हो रहा है कि आखिर जिस वक्त ये निर्माण बन रहे थे उस वक्त गुप्तचर विभाग कहाँ सोया हुआ था। आपको बता दें कि फरीदाबाद में लगभग 2 दर्जन के आसपास यहाँ पर गुप्तचर विभाग के अधिकारी तैनात हैं, जो कि रिपोर्ट देते हैं फरीदाबाद पुलिस आयुक्त को कि फरीदाबाद में कानून व्यवस्था के रास्ते में यदि कोई बाधा आती है तो उसको किस तरह से दूर किया जा सके। लेकिन इस खोरी के मामले में फरीदाबाद सूरजकुंड पुलिस लगातार लोगों के निशाने पर है, खासकर गुप्तचर विभाग जिसकी जिम्मेदारी होती है और जो अधिकारी यहाँ पर वर्षों से तैनात हैं, उन पर तमाम सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं कि आखिर जिस वक्त ये अवैध निर्माण बस रहे थे, हजारों मकान यहाँ पर खड़े हो गए थे, उस वक्त गुप्तचर विभाग के अधिकारी कहाँ सोए हुए थे। अब लोगों को इंतजार है कि फरीदाबाद पुलिस आयुक्त, सूरजकुंड थाने के गुप्तचर विभाग और सूरजकुंड पुलिस जिन्होंने इन अवैध निर्माणों को शह दी, उन पर क्या जांच बिठाती हैं और क्या कार्रवाई करते हैं, ताकि खुफिया तंत्र गुप्तचर विभाग को लेकर जो सरकार का भरोसा है, जो पुलिस का भरोसा है, प्रशासन का और जो लोगों का भरोसा है, वो पुनः कायम हो सके। क्योंकि ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि गुप्तचर विभाग के ही सूरजकुंड थाने के कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो इन भूमाफियाओं के साथ मिलकर, जिन्होंने उनका भी नाम इसमें शामिल किया जा रहा है कि कथित रूप से उन्होंने भी यहाँ पर अवैध रूप से प्लॉटिंग की। तो अब जांच के बाद पता लगेगा कि आखिर इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। लेकिन जिस तरह से गुप्तचर विभाग खोरी के मामले में फेल साबित हुआ है, सूरजकुंड पुलिस और उसके खुफिया तंत्र पर जरूर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। मालखा का रहने वाला विनोद बेनीवाल, जो कि लगभग 5 वर्ष पहले अपनी जीविका चलाने के लिए अफ्रीकी देश मोजाम्बिक गया था, लेकिन पिछले 2.5 महीने से उसके परिवार से संपर्क टूटा हुआ है। उसके भाई का कहना है कि मोजाम्बिक में जहां वह काम करता था, आतंकवादियों ने वहां पर हमला कर दिया और उसे अगवा कर लिया, जिसकी एवज में आतंकवादियों द्वारा मोटी रकम मांगी जा रही है। इसको लेकर परिवार और परिवार के अन्य सदस्य भारत सरकार के कई मंत्रियों से गुहार लगा चुके हैं। वो दिन रात एक ही फरियाद कर रहे हैं कि हमारे सदस्य को घर ला दीजिए, हमारे बच्चों के पापा को घर ला दीजिए। वह पत्नी जो कह रही है कि मेरे पति को स्वदेश ला दीजिए। भाई का बार बार लोगों से मिलना, फरियाद करना। आज भी विनोद का भाई सत्येंद्र करनाल लोकसभा के MP संजय भाटिया से मिला और उन्होंने लिखित में शिकायत दी कि वह जल्द से जल्द उसके भाई को स्वदेश ले आए। अब देखना है कि परिवार की फरियाद भारत सरकार तक कब तक पहुंचती है और सरकार इस परिवार को कितनी जल्दी सहायता देता है और उनका सदस्य घर आ सकता है। जिला सचिवालय में हुई कष्ट निवारण समिति की बैठक। कष्ट निवारण समिति की बैठक में खेल मंत्री संदीप सिंह पहुंचे और उनके सामने 16 परिवादों को रखा गया।
जिसमें से 11 परिवारों को मौके पर ही निपटा दिया गया और 5 परिवारों के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए गए। वहीं संदीप सिंह ने कहा कि खेलों को लेकर भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जो भी खिलाड़ी ओलंपिक क्वालिफाई कर रहे हैं उनके खाते में सीधे 5 लाख रुपए भेजे जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि नवंबर 2021 के अंदर खेलो इंडिया पंचकुला में आयोजित की जा रही है, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से खिलाड़ी भाग लेंगे और ये हरियाणा के लिए हर्ष का विषय है। साइबर सिटी गुरुग्राम में आजकल कोबरा जैसी जहरीली प्रजाति घरों के अंदर घुसती नजर आ रही है। इसका कारण ये भी माना जा रहा है कि जो गर्मी का मौसम है और बरसात के दिनों में ज़्यादातर जो जीव जंतु हैं वो अपने बिलों से बाहर निकलकर भोजन की तलाश में घरों की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जंगल अब कट गए हैं और जिसके चलते जो जीव जंतु हैं वो घरों की तरफ रुख करते हैं। ऐसे में एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी के अध्यक्ष अनिल गंडास की माने तो करीब अप्रैल से लेके जून तक 160 सांपों का वो रेस्क्यू कर चुके हैं। और ऐसे में यह भी आंकड़ा उन्होंने बताया कि गुरुग्राम जैसे शहर में अनेकों जगह इस तरह की प्रजातियां वाले सांप जो कि बेहद खतरनाक है, कोबरा, वो घरों में पाए जा रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को अक्टूबर तक सचेत रहने की, सावधान रहने की ज़रूरत है। और आपको बता दूं, आंकड़ों के अनुसार अनिल गंडास की माने तो पूरे देश में एक साल में लगभग 50,000 लोगों की मौत सांप के काटने से होती है, जिनमें से 20,000 लोगों की मौत का कारण खाली कोबरा माना गया है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो कोबरा प्रजाति के सांप है काफ़ी खतरनाक है। और ऐसे में ज़्यादातर जो रेस्क्यू टीम है उनको सूचना मिल रही है कि घरों में सांप या अन्य प्रजाति के जो जीव जंतु है वो पाए जा रहे हैं। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले वर्ष की तरह इस बार भी सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन कक्षा लगाई जा रही है। सरकारी स्कूल में शिक्षकों को क्लासेस के हिसाब से व्हाट्सएप ग्रुप बनाना होगा। साथ ही अध्यापकों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े छात्रों को ई कंटेंट अवसर ऐप और एजुसेट के माध्यम से उपलब्ध कराएगा। साथ ही इसके लिए अध्यापकों को टीचर डायरी भी बनानी होगी। छात्र जूम ऐप, गूगल मीट ऐप के जरिए ऑनलाइन कक्षा में शामिल हो सकेंगे। देखने वाली बात यह होगी कि इन सरकारी स्कूलों में ज्यादातर पढ़ने वाले वह बच्चे जो गरीब परिवारों से संबंध रखते हैं, जिनके पास व्हाट्सएप चलाने के लिए एंड्रॉयड फोन या स्मार्टफोन नहीं है, उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखने के लिए जिला शिक्षा विभाग क्या और कितनी जल्दी व्यवस्था करता है, यह भविष्य की बात है। हालांकि जिला शिक्षा विभाग दावा कर रहा है कि जिन बच्चों के पास मोबाइल फोन नहीं है उसके लिए उनके अध्यापक और स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य बच्चों के माता पिता से संपर्क करेंगे, उनकी समस्या का हल किया जाएगा। लेकिन अब समस्या का हल कितना निकलेगा यह देखने वाली बात है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस गांव और देहात में भी मनाया जाएगा। रोहतक जिले में 50 जगहों पर योग के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुहिम में भी 15 जगह चिन्हित की गई हैं जहां पर योग कार्यक्रम होंगे और प्रशासन द्वारा इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो जनता रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए जनता टीवी।